हेलो एवरीवन, वेलकम टू दस्तक क्लासेस। दस्तक क्लासेस के इस वीडियो में मैं राहुल कुमार आपका वेलकम करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों हमारी जो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 9 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम दोस्तों एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान का इतिहास, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। इससे पहले दोस्तों मैं इस सीरीज के 8 वीडियो यानी कि 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने 2 चैप्टर भारतीय संविधान का इतिहास और संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ द इंडिया यानी कि 2 चैप्टर जो हमने 8 वीडियो में ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देखिएगा, तभी आगे बढ़िएगा दोस्तों, तभी आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ने में मज़ा आएगा। और मैं कहता हूं दोस्तों, अगर ये सीरीज आपने देख ली तो इंडियन पॉलिटी से अच्छा सब्जेक्ट शायद आपका और कोई सा ना हो दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, आज के इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताएं तो वैसे बहुत सारी हैं, मगर हमारा इसमें टोटल जो फोकस होगा वो 17 मेजर पॉइंट्स पे होगा। यानी कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वे जो अधिकतर मेनली मानी जाती हैं वे 17 मानी जाती हैं, यानी कि 17 मानी जाती हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं तो उसमें हम चर्चा 17 पॉइंट्स पर करेंगे, यानी कि 17 जो मेजर पॉइंट्स होंगे या 17 मेजर फीचर्स जो हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं वे मैं आपके सामने समक्ष रखने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहली फीचर्स यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताओं का सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि सबसे लंबा संविधान जो होता है, यानी कि भारत का जो संविधान है दोस्तों वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो दोस्तों सबसे लंबा लिखित संविधान का मतलब क्या है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो दोस्तों सबसे लंबा लिखित संविधान जो है ये किस तरह से है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों जब मैंने इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ाने की यानी कि किस तरह से पढ़ी जाती है जो शुरू का वीडियो अपलोड करा था उसमें मैंने बताया था कि हम संविधान के अंदर एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि भारत का जो संविधान है यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरह से डिफरेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे कि भारत का जो संविधान है वो अन्य कंट्रीज के हिसाब से कितना डिफरेंट है और आज की डेट में जो भारत का संविधान है वो वर्तमान के हिसाब से कितना रिलायबल है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से जो मेन टॉपिक है संविधान के बेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखना ना भूलिएगा दोस्तों और सभी टॉपिक देखिएगा, आने वाले टाइम में आप ही के लिए बना रहा हूं। तो दोस्तों इससे हमारी जो वास्तविक समझ है इससे हमारी पता चल जाएगी कि हमारा जो संविधान है वो अदर कंट्रीज के हिसाब से दोस्तों कितना डिफरेंट है। यानी कि हम भारत का जो संविधान है दोस्तों उसकी कंपेयर करेंगे अदर कंट्रीज के संविधान से, यानी कि अदर कंट्रीज के संविधान में कितने आर्टिकल हैं और क्या भारत का संविधान उनके संविधान की अपेक्षा रिलायबल है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा दोस्तों वो हमारा होगा कि सबसे लंबा लिखित संविधान, यानी कि दोस्तों भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान जो होते हैं वे 2 तरह के होते हैं, यानी कि दोस्तों जो संविधान होते हैं बिल्कुल आराम से समझिएगा, संविधान जो दोस्तों होते हैं वे 2 तरह के होते हैं, एक तो लिखित और दूसरा होता है दोस्तों अलिखित। तो दोस्तों लिखित संविधान कौन सा होता है और अलिखित संविधान होता है कौन सा। तो दोस्तों लिखित संविधान का हम सबसे बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं अमेरिका, और अलिखित का होता है दोस्तों सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्रिटेन, यानी कि जिसे इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों सबसे लंबा सबसे पहला जो लिखित संविधान है और सबसे पुराना जो लिखित संविधान है वो है दोस्तों अमेरिका का। अगर हम बात करेंगे कि भारत का संविधान कैसा है, तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो कि अमेरिका का अगर बात आ जाए यानी कि क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि सबसे छोटा और पुराना लिखित संविधान किस देश का है, तो वो है दोस्तों अमेरिका का। और अलिखित संविधान किस देश का है, तो वो है दोस्तों ब्रिटेन का। यानी कि अब दोस्तों हम कह रहे हैं इसमें कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है
और अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा लिखित संविधान है और सबसे पुराना संविधान भी अमेरिका का माना जाता है। ये 1900 की शताब्दी में यानी कि 1845 के समथिंग बनकर तैयार हुआ था, जब जो मतलब अमेरिका की जो मतलब क्रांति है उसका समापन हो गया था और अमेरिका के अंदर जो गृह युद्ध है वो समाप्त हो गया था। तो दोस्तों ये एक अलग टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसे हम अलग से कवर करेंगे। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है और सबसे छोटा जो लिखित संविधान है वो है अमेरिका का। अब दोस्तों छोटा है तो छोटा किस तरह से है दोस्तों, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है उसमें दोस्तों टोटल 7 आर्टिकल है, जबकि भारत का जो संविधान है उसमें दोस्तों कितने आर्टिकल है टोटल, अगर हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन की तो 395 आर्टिकल है और 8 अनुसूचियां हैं यानी कि 8 शेड्यूल है। और जो मतलब मूल संविधान की बात ही हम कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि मूल संविधान में भारत के जो आर्टिकल थे 395 और अनुसूची 8 थी और भाग यानी कि पार्ट कितने थे दोस्तों 22 थे। जबकि अगर हम बात करेंगे सबसे छोटा संविधान जो अमेरिका का है उसमें दोस्तों हैं 7 आर्टिकल यानी कि उसमें टोटल 7 आर्टिकल है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे और कंट्रीज के संविधान की तो जैसे हम चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन उठा लें दोस्तों, तो चाइना का अगर बात करेंगे हम चाइना के संविधान में, तो चाइना के संविधान में दोस्तों 138 यानी कि 138 आर्टिकल है। और चाइना का जो संविधान है दोस्तों ये टोटल का टोटल यानी कि कंप्लीटली कॉपी करा गया है रशियन फेडरेशन से। यानी कि आज के समय में जो रूस है तो रूस के संविधान में भी लगभग 138 आर्टिकल ही हैं। तो रूस के संविधान से टोटल कंप्लीटली कॉपी करा गया है चाइना का संविधान। और अमेरिका के संविधान में दोस्तों 7 आर्टिकल हैं। और दोस्तों कनाडा की अगर हम बात करेंगे कनाडा का, तो कनाडा के संविधान में है 147 आर्टिकल। और जो साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का जो है उसमें है दोस्तों 128 यानी कि 228 यानी कि जो आर्टिकल है उसमें। और जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है दोस्तों, तो जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में है दोस्तों 128 और साउथ अफ्रीका का में है दोस्तों 253, ये गलत लिख दिया मैंने 253। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान को मैं सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल दोस्तों इतने हैं कि और किसी भी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने आर्टिकल नहीं हैं। क्योंकि अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है तो उसमें 7 आर्टिकल हैं दोस्तों। और भारत के संविधान में 395 है जो मूल संविधान की हम बात करेंगे, अभी हम प्रेजेंटेशन में आएंगे। और कनाडा में 147, साउथ अफ्रीका में 253 और अमेरिका के संविधान में, और जो दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर बात करेंगे तो उसमें है 128 आर्टिकल। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत के प्रेजेंटेशन में जो 395 आर्टिकल थे मूल संविधान में, तो आज की डेट में दोस्तों कितने हैं। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान में मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे। अगर दोस्तों हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन की यानी कि वर्तमान की, अब हम बात आ जाते हैं वर्तमान पे दोस्तों, तो वर्तमान में दोस्तों 465 आर्टिकल हैं। यानी कि दोस्तों वर्तमान में 465 आर्टिकल हैं, जिसमें से अगर दोस्तों हम बात करेंगे तो न्यू जो हैं यानी कि न्यू आर्टिकल 90 जोड़े गए थे। अगर हम 395 को दोस्तों 90 जोड़ेंगे तो लगभग 485 आएगा। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं 20 आर्टिकल सस्पेंड कर दिए गए हैं, यानी कि 20 आर्टिकल यानी कि 20 जो अनुच्छेद है उन्हें स्थगित कर दिया गया है या निरस्त कर दिया गया है। यानी कि जब मूल संविधान था 395 उसमें आर्टिकल थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं नंबरिंग वाइज आज भी 395 है, नंबरिंग वाइज आज भी 395 है, मगर उनके सब आर्टिकल जोड़े गए हैं। जैसे 51A, 52A या कै ख गै, इनके जो आर्टिकल हैं इस तरीके से जोड़े गए हैं, मगर नंबरिंग के हिसाब से दोस्तों ये आज भी 395 है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में 465 आर्टिकल हैं जो पार्ट वोट सब लगा के जो सब आर्टिकल जोड़ के, और उनमें से 20 आर्टिकल निरस्त कर दिए गए हैं। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे भाग की यानी कि पार्ट्स की, तो दोस्तों पार्ट आज की डेट में 25 हैं और पहले कितने हुआ करते थे 22 हुआ करते थे। और दोस्तों सब यानी कि कौन कौन से, एक तो 4 कै है जोड़ा गया था, एक 4 कै जोड़ा गया था दोस्तों, और एक 9 कै और 9 ख जोड़ा गया था दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे अदर पार्ट्स की यानी कि जो अदर पार्ट्स हैं वे और कौन कौन से और किस टाइम जोड़े गए थे, तो दोस्तों ये हैं जैसे 9 हमारे पास, ये 9 कै 4 कै हमने जोड़ दिया, और जी 9 कै हमारा जुड़ा हुआ, ख जुड़ा हुआ, 9 ख जुड़ा हुआ है। और भी आर्टिकल हैं जैसे 14 कै
तो दोस्तों ये 4 आर्टिकल जोड़े गए थे, यानी कि 4 भाग नए इसमें संविधान में हमारे जोड़े गए थे। और दोस्तों मैं बताऊंगा, यानी कि भारत के संविधान में, मूल संविधान में 22 थे भाग, और अगर 22 में को हम ये 4 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, आप सोच रहे होंगे। मगर दोस्तों एक भाग जो 7वां भाग है उसे निरस्त कर दिया गया है, यानी कि पार्ट नंबर जो 7 है उसे निरस्त कर दिया गया है, यानी कि 7वां भाग जो है उसे हटा दिया गया है। और 20 आर्टिकल हटा दिए गए हैं। 20 आर्टिकल कौन कौन से हटा दिए गए हैं? एक तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार था, जो पहले कभी मौलिक अधिकार में आता था, एक तो वही हटा दिया गया है। तो और बहुत से जो आर्टिकल है वे हटा दिए गए हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं अनुसूचियों की, यानी कि जो अनुसूचियाँ हैं वे मूल संविधान में 8 हुआ करती थी, मगर वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे दोस्तों वर्तमान की, तो वर्तमान में जो दोस्तों शेड्यूल हैं वे 12 हैं, यानी कि 12 अनुसूची हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अनुसूची जो मूल संविधान में हुआ करती थी वे दोस्तों 8 हुआ करती थी, मगर अगर आज की डेट में हम देखें तो आज की डेट में टोटल दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12 अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली जो 9वीं अनुसूची थी, यानी कि 9th शेड्यूल जो था, वो दोस्तों फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग जोड़ी गई थी। और 10वीं अनुसूची जो थी वो दोस्तों वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 52 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। और जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों वो जोड़ी गई थी दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और जो हुआ था 1992 में, यानी कि 1992 में हुआ था, 1992 में जोड़ी गई थी। और 12वीं जो अनुसूची है दोस्तों वो जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जो हुआ था 1993 में, 1993 में दोस्तों हुआ था। तो दोस्तों ये थी, यानी कि हमारी जो अनुसूचियों का क्रम है ये थी। यानी कि पहली अनुसूची जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो फर्स्ट संविधान संशोधन, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। और जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, और 12वीं अनुसूची जो थी वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। तो दोस्तों ये था, हमने जैसे कि बताया कि हम इसके 17 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो हमने पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करा, यानी कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, और सबसे छोटा लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में टोटल 7 आर्टिकल है और भारत के संविधान में टोटल 395 आर्टिकल है। इस तरह से आप इसकी कंपेयर करके मतलब देख सकते हैं दोस्तों। और भारत के मूल संविधान में 395 आर्टिकल, अनुसूची 8 और भाग 22 हुआ करते थे, और वर्तमान में कितने कितने हैं और कैसे कैसे हैं और कितने निरस्त कर दिए गए हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों हम इसमें अपने सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, यानी कि जो सेकंड पॉइंट्स है, जैसे कि हमने बताया कि हम इसमें 17 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे टोटल। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें कि विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब जो है दोस्तों कि जो विदेशी से, यानी कि विदेशों से लिए गए विभिन्न स्रोत, यानी कि विदेशों से लिए गए विभिन्न स्रोत का मतलब जो है कि दोस्तों कि भारत के संविधान की ये भी एक बहुत ही अनूठी विशेषता है कि भारत के संविधान में बहुत सी जो चीज़ें हैं वे अदर कंट्रीज के हिसाब से कॉपी करी गई हैं। जैसे दोस्तों मैं बताऊं आपको कि एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और आयरलैंड से दोस्तों क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो इस तरह से, यानी कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि दूसरा पॉइंट जो विभिन्न, यानी कि विभिन्न देशों से लिए गए विदेशी स्रोत, यानी कि विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब ये दोस्तों है कि इसमें जो हमारे और भी जो मतलब भारतीय संविधान की जो एक अनूठी विशेषता है, जो विदेशों से लिए गए स्रोत है, जैसे एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो ये दोस्तों इसमें है। और दोस्तों इसमें जो मेन पॉइंट है ये मैंने आपको लिख दिया, यानी कि संघीय सरकार, जैसे संघीय सरकार और कार्यपालिका और विधायिका का जो रिलेशन है वो किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि विधायिका का मतलब होता है दोस्तों कि विधि बनाने वाला, यानी कि कानून बनाने वाला, और कार्यपालिका का मतलब जो हमारा मंत्रिमंडल है, और संघीय सरकार का मतलब क्या है दोस्तों? यानी कि जो भारत का संघ है, जो आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो वो जो व्यवस्था ली गई है वो दोस्तों कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। और दोस्तों भारत का जो संविधान है अधिकतर वो मैंने आपको बताया था, यानी कि 1935 का भारत परिषद अधिनियम, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935, वो आपको मैंने बताया था कि भारत का जो
जो संविधान है वो दोस्तों अधिकांश भाग उसका किससे लिया गया है, 1935 के संविधान से कॉपी करा गया है। यानी कि भारत के संविधान का 70% पार्ट जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही कॉपी किया गया है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं जो पॉइंट नंबर 3 है, यानी कि जो पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों वह हम देखते हैं, यानी कि नम्यता। नम्यता का मतलब होता है दोस्तों लचीला, यानी कि लचीलापन, और अनम्यता, अनम्यता का मतलब होता है दोस्तों कठोर का समन्वय। यानी कि दोस्तों इसमें मैं आपको ये बताता हूं कि भारत का जो संविधान है वो बहुत ही क्या है दोस्तों, ना तो लचीला है और ना कठोर है दोस्तों। यानी कि भारत का संविधान क्या है, इसके बीच में है। और दोस्तों इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नम्यता का और अनम्यता का मतलब दोस्तों क्या होता है। यानी कि नम्यता का मतलब होता है दोस्तों लचीला संविधान, और अनम्यता का मतलब होता है दोस्तों कठोर संविधान। तो यानी कि दोस्तों इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भारत का संविधान क्या लचीला है और या क्या भारत का संविधान कठोर है। तो दोस्तों मैं आपको इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि भारत का जो संविधान है वो दोस्तों ना तो लचीला है और ना ही कठोर है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हम दो बेसिकली नम्यता और अनम्यता, यानी कि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि नम्यता का मतलब क्या होता है, लचीला, और अनम्यता का मतलब होता है दोस्तों कठोर। तो दोस्तों इनका मतलब समझो, यानी कि नम्यता और अनम्यता ये भी संविधान के एक प्रकार से दो टाइप हैं, यानी कि प्रकार है दोस्तों। अनम्यता संविधान यानी कि कठोर संविधान, उस संविधान को कहा जाता है जहां विधि बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो बहुत ही क्या होती है, कठोर होती है। यानी कि उसके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी लानी पड़ती है। तो अनम्यता संविधान उस संविधान को कहा जाता है जहां विधि यानी कि कानून बनाने के लिए एक बहुत ही यानी कि कठोर प्रक्रिया करने की आवश्यकता हो। और नम्यता संविधान का मतलब दोस्तों ये होता है कि नम्यता संविधान उस संविधान को कहा जाता है जहां विधि यानी कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो आम कानून की अपेक्षा हो, तो उसे कहा जाता है दोस्तों लचीला संविधान। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान इनमें से कोई सा भी नहीं है। यानी कि ना तो भारत का संविधान लचीला है और ना ही भारत का संविधान दोस्तों कठोर है। ये दोस्तों तो आपको बात याद रखनी है कि भारत का संविधान ना तो इतना लचीला है और ना ही इतना कठोर है। ये बातें भारत के संविधान में टोटल इसी तरह से लिखी गई हैं। तो दोस्तों भारत का संविधान कैसा है, यानी कि दोस्तों भारत का जो संविधान है ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीले के बीच का है। यानी कि मैं आपको ये बता दूं कि भारत का जो संविधान है वो ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, मतलब इसके बीच में है, यानी कि इसका संतुलन बनाया गया है। अब दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे इसमें कि भारत का जो संविधान है वो ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, इसके बीच का है। तो संतुलन बनाने के लिए B.R. अम्बेडकर ने बहुत ही गर्व के साथ कहा था कि हमारा जो भारत का संविधान है ये विभिन्न देशों से लिया गया एक ऐसा संविधान है जो हर एक कंट्रीज के संविधान के रिलायबल नहीं है, क्योंकि वह भारत के संविधान जो है वो विभिन्न देशों का एक मिश्रण है। तो दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं कि भारत का संविधान कठोर और लचीला क्यों नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो आर्टिकल 368 आपने पढ़ा होगा संविधान के अंदर, यानी कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 368 है उसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो भारत का दोस्तों मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि भारत का संविधान, मैंने आपको बताया भारत का संविधान कठोर संविधान किसका है, अमेरिका का, और लचीला संविधान किसका है दोस्तों, ब्रिटेन का। लचीला संविधान कौन सा होता है, वो होता है जिसमें विधि यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया किसी आम कानून जैसी हो, और कठोर संविधान वो होता है जिसमें कानून यानी कि विधि बनाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन हो, यानी कि आम कानून की अपेक्षा ना हो, यानी कि आम कानून बनाने की अपेक्षा से अलग हो, जैसे अमेरिका का। और लचीला संविधान किसका एग्जांपल है, यानी कि जो ब्रिटेन का है, और आलेखित संविधान में किसका है दोस्तों, ब्रिटेन का है। अब दोस्तों भारत का संविधान 368 में जो बताया गया है कि भारत के संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। क्यों बताया गया है, क्योंकि 368 भारत का जो 368 अनुच्छेद है या आर्टिकल है वो ये बताता है कि भारत के संविधान में संशोधन किस तरह से होंगे। तो दोस्तों भारत के संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं वो दो तरीके से किए जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यानी
कि फर्स्ट यानी कि फर्स्ट में जो है दोस्तों यो उस कैटेगरी को डिफाइन करा गया है। यानी कि भारत के संविधान में जो संशोधन होता है वो दो तरह से होता है। पहला दोस्तों ये होता है कि अगर भारत के संविधान में संशोधन करना है, भारत के संविधान में अगर संशोधन करना है तो उसमें 2/3 यानी कि 2/3 सदस्य से लोकसभा और राज्यसभा से वो बिल पास होना चाहिए और कम से कम 50% यानी कि कम से कम 50% जो सदस्य मतदान के लिए उस सदन में उपस्थित हैं 50% से अधिक उनके सदस्यों की संख्या होनी चाहिए दोस्तों। तो वो बिल अगर पास हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, तो वो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है, यानी कि संविधान संशोधन बन जाता है। मगर दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ क्या होता है कि अब इस वाले यानी कि जो मैंने बताया कि 2/3 से लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया और 50% जो लोकसभा और राज्यसभा में मतदान यानी कि मतदाता है सदन में डालने वाले की जो सदस्यों की संख्या है वो 50% से अधिक होनी चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगेगी। इसका हम एग्जांपल अगर हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन में दोस्तों जो शादी की उम्र है लड़की और लड़कों को लेकर वो बढ़ाने की बात चल रही है, तो उसमें दोस्तों किसी भी राज्य की आवश्यकता नहीं होने की, यानी कि किसी भी राज्य की विधानसभा और जो विधान परिषद है इस कानून को बनाने में उसकी यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि हमारी जो संसद है उसे लेने की किसी भी राज्य से विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। मगर दोस्तों दूसरे वाली कंडीशन में ऐसा नहीं होता। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है कि यो वाला जो प्रोसेस है यो तो इसमें होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 सदस्य पास होना चाहिए वो बिल, और 50% से अधिक सदन में जो मतदाता है डालने वाले उनकी संख्या भी अधिक होनी चाहिए। और दूसरे परसेंट में क्या है दोस्तों, यानी कि जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं, जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं उनमें से कम आधे राज्य ऐसे हों कि उनकी विधानसभा या विधान परिषद से वो बिल पारित भी हुआ हो। और इस वाले बिल का यानी कि इस वाले संविधान संशोधन का एक क्लासिकल एग्जांपल है जो फिलहाल में घटना घटी है लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के मतलब साथ ही, यानी कि CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो हमने बताया था आपको, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि यो वाला जो प्रोसेस है यो तो करना हुआ ही था, मगर राज्यों की जो विधानसभा है और विधान परिषद है उनसे भी अनुमति लेनी आवश्यक थी इसमें, और ली भी गई थी, उसी के बाद जो पारित हो पाया था दोस्तों। तो मैं अब आपको आशा करता हूं दोस्तों कि जो नम्यता और अनम्यता यानी कि कठोर और लचीलापन का भारत के अंदर जो समन्वय है वो समझ में आया होगा, यानी कि भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीला क्यों नहीं है, यानी कि ना तो लचीला है और ना ही कठोर है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसमें बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि एकात्मकता की ओर झुकाव। यानी कि एकात्मकता की ओर झुकाव का मतलब यह है कि दोस्तों एकात्मक यानी कि फोर्थ पॉइंट है इसमें, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि संघीय व्यवस्था। तो भारत के अंदर यानी कि एकात्मकता का मतलब क्या है दोस्तों, पहले हम इसमें समझते हैं कि एकात्मकता का मतलब क्या है। यानी कि सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें कि एकात्मकता का मतलब क्या है। यानी कि एकात्मकता का मतलब है दोस्तों सशक्ति, यानी कि सशक्तिकरण, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता और सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब दोस्तों यह है कि भारत के अंदर यानी कि भारत का जो संविधान है और भारत के संविधान में जो लिखा है उसका जो शक्तिकरण है वो केंद्रीकरण, यानी कि शक्तिकरण जो है वो दोस्तों केंद्रीकरण, शक्ति का जो है वो केंद्रीकरण कर दिया गया है। शक्ति का केंद्रीकरण का मतलब यह है दोस्तों, यानी कि भारत के अंदर विभिन्न राज्य भी हैं और संघ भी, यानी कि केंद्र सरकार है, मगर राज्यों की जो पावर है वो काय में निहित है दोस्तों, केंद्र सरकार में निहित है। और एकल नागरिकता है, यानी कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी राज्य के अंदर किसी भी नागरिक को रहने के लिए किसी भी राज्य की नागरिकता लेना आवश्यक नहीं है, यानी कि भारत के अंदर सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि भारत सरकार से उसे एकल नागरिकता लेनी होगी, ना कि राज्य से लेनी होगी। जबकि दोस्तों अगर हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान की, तो दोस्तों अमेरिका के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान नहीं है। वहां पर जो अगर कोई भी संविधान यानी कि कोई भी अगर नागरिक है उसे रहना है तो उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेने की अपेक्षा जिस राज्य में वो रह रहा है उसकी भी नागरिकता लेनी पड़ती है। तो वहां पर द्विनागरिकता यानी कि वहां पर डबल नागरिकता का प्रावधान है, कहाँ? अमेरिका के अंदर। तो दोस्तों इसमें आपको ये याद रखना है। और दोस्तों संघीय, अब हम बात करते हैं संघीय सरकार की इसमें, यानी कि संघीय सरकार की। संघीय सरकार का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें आप ये भी समझ लिए।
संघीय सरकार का मतलब जो है दोस्तों कि भारत के अंदर 2 सरकारें होंगी, यानी कि भारत के अंदर कितनी सरकारें होंगी? 2 सरकारें होंगी। 2 सरकारों का मतलब दोस्तों मेरा यहाँ पे 2 सरकारों का मतलब यो है कि एक होगी केंद्र के अंदर और एक होगी राज्यों के अंदर, यानी कि भारत के अंदर डबल सरकार चलती है, राज्यों में अलग चलती है और केंद्र के अंदर अलग चलती है, मगर राज्य टोटल के टोटल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्र के प्रति। तो यहाँ इसमें संघीय सरकार का मतलब दोस्तों ये था। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें अपने 5वें पॉइंट की, यानी कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 5वां पॉइंट इसमें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 5वां पॉइंट हम दोस्तों इसमें डिस्कस करेंगे अपना जो है संघात्मक संविधान, यानी कि हमारा 5वां जो पॉइंट है इसमें दोस्तों संघात्मक संविधान। तो दोस्तों संघात्मक संविधान, तो दोस्तों पहली बात तो संघात्मक संविधान क्या होता है, यानी कि भारत के अंदर अगर हम बात करेंगे कि कैसी व्यवस्था है, यानी कि भारत के अंदर जो दोस्तों संविधान है, यानी कि भारत का जो संविधान है और भारत के अंदर जो प्रणाली अपनाई गई है वो आपको पता होगा कि संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। यानी कि भारत के अंदर संघात्मक में, यानी कि संघात्मक जो संविधान होता है वो 2 तरह का होता है दोस्तों, एक तो अध्यासात्मक और दूसरा होता है संसदीय प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली और एक होता है अध्यासात्मक शासन प्रणाली। तो भारत के अंदर दोस्तों भारत का जो संविधान है वो भले से संघात्मक संविधान है, मगर संघात्मक संविधान के अंदर भारत के जो अंदर शासन प्रणाली चलती है वो कौन सी चलती है? संसदीय शासन प्रणाली चलती है दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब दोस्तों क्या होता है कि यानी कि भारत की जो सरकार है, यानी कि भारत की जो सरकार, वो भारत की जो लोकसभा है वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति क्या होता है दोस्तों? उत्तरदायी होता है। और संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब दोस्तों पहले जो इसमें होता है अध्यासात्मक शासन होता, मगर संघात्मक संविधान के अंदर भारत के अंदर जो प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि भारत के अंदर जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता, जबकि अध्यासात्मक शासन प्रणाली के अंदर ऐसा नहीं होता। अध्यासात्मक शासन प्रणाली के अंदर दोस्तों क्या होता? अध्यासात्मक शासन प्रणाली का क्लासिकल एग्जाम्पल है अमेरिका और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, यानी कि भारत। और अध्यासात्मक शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल का मतलब होता है कि यानी कि यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति का शासन चलता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होता है। और संसदीय शासन प्रणाली में दोस्तों क्या होता है, यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं, यानी कि नामात्र का मुखिया, मंत्रिमंडल का नामात्र का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रधान या वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वो संसद में निहित होती है, जिसे चेयर करते हैं हमारे देश के लोकसभा में जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस टाइम पे क्या है नरेंद्र मोदी हैं। तो मेन शक्ति क्या होती है संसदीय प्रणाली में? प्रधानमंत्री में निहित होती है। और जो अध्यासात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें दोस्तों मेन शक्ति किस में निहित होती है? यानी कि जो राष्ट्रपति होता उसमें निहित होती है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स थे। और दोस्तों इसमें मैं बता दूं कि भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है इसे प्रधानमंत्री की सरकार भी कहा जाता है, यानी कि इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। और वेस्टमिंस्टर, यानी कि वेस्टमिंस्टर सरकार भी इसे कहा जाता है। ये भी अगर आप किसी भी सिविल मतलब अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये पता होनी चाहिए पॉइंट्स कि वेस्टमिंस्टर सरकार और प्रधानमंत्री सरकार किस संसदीय प्रणाली को कहा जाता है, या उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार किस सरकार को कहा जाता है, यानी कि तो वो कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली को पीएम सरकार यानी कि प्रधानमंत्री सरकार, वेस्टमिंस्टर सरकार उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हम कुछ अन्य पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अन्य पॉइंट्स दोस्तों कैसे होते हैं, यानी कि जो अन्य पॉइंट्स हैं दोस्तों वे कौन कौन से हैं वे मैं आपको बताता हूँ। यानी कि शुरू में हमने बताया था दोस्तों कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है। इसके अन्य पॉइंट्स दोस्तों बता दूंगा, यानी कि 5 पॉइंट्स हमने इसके डिस्कस करे, और जो दोस्तों इसमें बचे हुए 12 पॉइंट्स हैं वे हम आने वाले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मगर दोस्तों इन्हीं के अंदर जो मैंने
कुछ स्पेशल पॉइंट जो छोड़ दिए हैं मैं आपको दोबारा बताता हूं। यानी कि सबसे लंबा जो संविधान है वो भारत के संविधान को सबसे लंबा संविधान सबसे पहले किसने कहा था, तो ये आपको याद रखना है, सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स। तो सर आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को सबसे पहले क्या कहा था, यानी कि सबसे लंबा संविधान बताया था। और भारत का सबसे लंबा संविधान क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान क्यों है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि भारत के संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो संविधान बताया था वो किसने बताया था दोस्तों, तो वो बताया था ग्रीनविल ऑस्टिन ने। ग्रीनविल ऑस्टिन। तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का संविधान बताया था। और एक इसमें और आता है दोस्तों, अर्थ संविधान, अर्थसंघीय संविधान। ये कई बार पूछा हुआ भी है कि भारत के संविधान को सबसे पहले अर्थसंघीय संविधान किस महापुरुष ने बताया, तो वो बताया था दोस्तों केसी नियोगी ने। केसी नियोगी ने सबसे पहले भारत के संविधान को अर्थसंघीय संविधान बताया था। और दोस्तों मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले जो मैंने बताया था कि यानी कि भारत के अंदर जो संघीय संविधान की व्यवस्था है यह संघीय संविधान है। तो दोस्तों हमारे संविधान में कहीं भी ये बात आपको याद रखना है कि भारत के अंदर भले सी संघात्मक यानी कि भारत के अंदर भले सी संघीय व्यवस्था है यानी कि संघीय सरकार का प्रावधान है, मगर भारत के अंदर या भारत के संविधान के अंदर कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। संघीय सरकार के अंदर दो सरकारों का वर्णन आता है और जिसमें कहा जाता है कि उस सरकार के अंदर या उस सरकार का या उस देश का जो संविधान होगा वो लिखित संविधान होगा। दो सरकार होंगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार होंगी, मगर उस देश का जो संविधान है दोस्तों वो लिखित होना चाहिए। और संघीय सरकार का मतलब मैंने आपको बताया दो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगी। मगर भले से ही भारत के अंदर संघीय सरकार का प्रावधान है या संघीय या संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान है, मगर दोस्तों भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी कि संघीय शब्द का इस्तेमाल भारत के अंदर या भारत के संविधान के अंदर नहीं किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड पे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक, जिससे बेबी इसका लाभ उठा सकें दोस्तों।